नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारी बारिश से पानी पानी हुई दिल्ली, टापू जैसे नजर आए एनसीआर के कई इलाके। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर तंज, कहा एनडीए की सिर्फ 3 सबसे मजबूत पार्टियां। पाकिस्तान की नई साजिश से उठा पर्दा, खुफिया एजेंट कर रहे हैं ये काम। आप लोग तैयारी करिए, फिर मिलेगा मौका। पीएम मोदी का 2018 का बयान हो रहा वायरल। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का सरकार पर हमला, बोले संसद में मेरा अपमान हुआ। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में बारिश के चलते जगह जगह जल भराव दिख रहा है। NH-24 पर अक्षरधाम से नोएडा की ओर जाने वाले रास्ते पर जल भराव के कारण सड़कों पर गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले 3 दिन तक इसी तरह दिल्ली NCR में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। दिल्ली NCR में आसमानी आफत यानी मुसीबत की बारिश से लोग परेशान हैं। दिल्ली में आज सुबह से भयानक बारिश होने से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। रोड पर जल जमाव के कारण लोगों को जगह जगह परेशानी का और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में भी सुबह से ही बारिश हो रही है। कई सेक्टरों में गाड़ियां डूब गई हैं और बारिश इतनी तेज थी कि उसके व्यापक असर के चलते आज नोएडा में 12वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद करने पड़े हैं। वहीं NCR की गाजियाबाद की बात करें तो हिडन नदी के बढ़े जलस्तर से हालात बेकाबू हो रहा है। बाढ़ का पानी कॉलोनी में भरने से बड़ी मुसीबत बढ़ गई है। कई इलाके टापू में तब्दील नजर आ रहे हैं। वहां चारों ओर तालाब जैसा नजारा दिख रहा है। बारिश के साथ साथ अंधेरा छाने के कारण सुबह लोगों को दिल्ली NCR में गाड़ी चलाने में भी परेशानी हुई। मौसम विभाग IMD ने पहले ही दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया था। इसका असर आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है। वहीं नोएडा में तो जबरदस्त बारिश से लोगों का बुरा हाल है। नेशनल हाईवे पर अक्षरधाम से नोएडा की ओर जाने वाले रास्ते पर भारी जल भराव है। जल भराव के कारण लोगों को सड़क पर गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले 3 दिन तक इसी तरह दिल्ली NCR में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हिडन में आई बाढ़ के कारण गाजियाबाद के 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। NDRF की टीम लोगों को सुरक्षित निकालने में लगी है। वहीं नोएडा के इको टैक एरिया में नदी का पानी भरने से गाड़ियां डूब गई हैं। नोएडा की पोश इलाके से लेकर गांव तक लोग आसमानी आफत के इस कहर से परेशान हैं। गाजियाबाद में बाढ़ प्रभावी इलाके में लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। सैकड़ों लोगों को जान बचाने के लिए अपने घरों से दूर होना पड़ा है। प्रशासन की हालत पर नजर बनी हुई है। एनडीए के 38 घटक दलों के नेताओं ने पिछले सप्ताह दिल्ली में मुलाकात की थी। उसी दिन शिवसेना समेत विपक्ष के 26 दलों ने बेंगलुरु में बैठक की थी और इस दौरान उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखने के लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि केवल प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ही राष्ट्र जनतांत्रिक गठबंधन के 3 मजबूत दल हैं। ठाकरे ने राज्यसभा सदस्य एवं शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत से साक्षात्कार दौरान मणिपुर में जातीय हिंसा को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्य का दौरा तक नहीं करने के लिए तैयार है। ठाकरे ने भाजपा नीति एनडीए की हालिया बैठक का परोक्ष संदर्भ देते हुए कहा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सरकार भाजपा के लिए एनडीए सरकार होती है, लेकिन चुनाव के बाद ये मोदी सरकार बन जाती है। एनडीए के 38 घटक दलों ने नेताओं से पिछले सप्ताह दिल्ली में मुलाकात की थी। उसी दिन शिवसेना समेत विपक्ष के 26 दलों ने बेंगलुरु में बैठक की थी और उस दौरान उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। विपक्षी दल सत्तारूढ़ भाजपा पर विरोधियों को निशाना बनाने के लिए विभिन्न केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए ठाकरे ने साक्षात्कार में कहा, एनडीए में 36 दल है, केवल ईडी, सीबीआई और आयकर एनडीए की
तीन मजबूत पार्टी। अन्य दल कहाँ है? कुछ दलों का तो एक भी संसद नहीं। ठाकरे ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर कहा कि भाजपा को पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक गौ हत्या पर प्रतिबंध के लिए कानून लाना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कानून के सामने हर कोई समान है तो भाजपा में जो लोग भ्रष्ट हैं उन्हें भी दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि असली शिवसेना वही है जहां ठाकरे परिवार है। ठाकरे ने कहा कि जिन लोगों ने शिवसेना में फूट डाली थी उन्होंने सोचा था कि इससे पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन यह फिर से उभर रही है। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से अच्छा हुआ क्योंकि बगावत करने वालों कई दिग्गज लंबे समय से अपनी सीटों पर काबिज है, लेकिन अब उनकी जगह नए लोगों को मौका मिल सकता है। विधायक एकनाथ शिंदे और 39 अन्य विधायकों ने पिछले साल जून में शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिससे पार्टी में फूट पड़ गई थी और ठाकरे नीत महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी। शिंदे बाद में भाजपा के समर्थन में मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री शिंदे सहित शिवसेना के 16 विधायकों को आयोग घोषित करने की मांग वाली याचिका के बारे में ठाकरे ने कहा कि अगर राज्य विधानसभा के स्पीकर राहुल नावेरकर न्याय नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी के लिए उच्चतम न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले लोग देश भर में आर्मी पब्लिक स्कूल समेत कई स्कूलों के छात्रों को फोन और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए कह रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है और अब उसकी एक घिनौनी साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले अब स्कूल छात्रों को अपना निशाना बना रहे हैं। उसने संवेदनशील जानकारी मांग रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करने वाले लोग देश भर में आर्मी पब्लिक स्कूल समेत कई स्कूलों के छात्रों को फोन कर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं और उनसे सोशल मीडिया पर किसी खास ग्रुप से जुड़ने और संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। सेना के सूत्रों ने बताया कि आर्मी पब्लिक स्कूल समेत कई स्कूलों के छात्रों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले लोगों की ओर से 2 मोबाइल नंबरों से फोन और व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि लोग अपने आप को स्कूल टीचर बताकर छात्रों से क्लास के नए ग्रुप से जुड़ने के लिए कहते हैं। इसके लिए उन्हें 1 टाइम पासवर्ड OTP भेजते हैं। सूत्रों ने बताया कि जब एक बार छात्र ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो उनसे संवेदनशील सूचना शेयर करने के लिए कहा जाता है। आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने स्कूल के छात्रों को आग्रह किया है और परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार ये लोग छात्रों के उनके पिता की नौकरी, स्कूल की दिनचर्या और समय, टीचर के नाम, वर्दी जैसी जानकारियां पूछ रहे हैं। परामर्श में कहा गया कि पाकिस्तानी एजेंट दूसरे नंबर से भी मैसेज भेज सकते हैं और कार्य प्रणाली भी बदली हुई हो सकती है। इसलिए स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को संदिग्ध कॉल्स के बारे में सतर्क रहने को कहा गया है। जब विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था उस समय स्पीकर सुमित्रा महाजन थी। अविश्वास प्रस्ताव तेलुगु देशम की तरफ से लाया गया था जिसे दूसरे विपक्षी दलों का समर्थन हासिल था। उस वक्त वोटिंग के दौरान एनडीए को 314 सांसदों का समर्थन मिला और विपक्ष को नो कॉन्फिडेंस मोशन खारिज हो गया था। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद तरुण गोगोई ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इससे पहले मंगलवार को विपक्ष यानी इंडिया ने कहा था कि देश के सामने ज्वलंत समस्याओं का जवाब तो सरकार को देना ही होगा। मणिपुर का खास जिक्र करते हुए विपक्ष ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि सरकार इस विषय पर साफ तौर पर कुछ नहीं बोलना चाहती। विपक्ष ने मांग की कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी इस विषय पर सदन में बोलने से क्यों कतरा रहे हैं। अब जबकि विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है तो नरेंद्र मोदी का 2018 का एक बयान वायरल हो रहा है। 2018 में भी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तब तेलुगु देश पार्टी की तरफ से लाया गया था। तब उन्होंने कहा था कि मेरी आप सबको शुभकामना है, आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें, थोड़ी देर रुक कर फिर मुस्कुराए ताकि 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का मौका मिले। पीएम के इस कथन के बीच विपक्षी दलों ने उनकी भविष्यवाणी को जब अभिमान बताया तो पीएम ने कहा कि ये समर्पण भाव है, गर्व 40 से 400 होने का है।
2018 में जब विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, उस समय स्पीकर सुमित्रा महाजन थी। अविश्वास प्रस्ताव तेलुगु देशम की तरफ से लाया था, जिसे दूसरे विपक्षी दलों का समर्थन हासिल था। उस वक्त वोटिंग के दौरान एनडीए को 314 सांसदों का समर्थन मिला और विपक्ष का नो कॉन्फिडेंस मोशन खारिज हो गया था। संयुक्त विपक्षी मोर्चा यानी इंडिया ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया ताकि पीएम मोदी मणिपुर मुद्दे पर संसद में बोलने के लिए मजबूर हों। अविश्वास प्रस्ताव विफल होना निश्चित है क्योंकि एनडीए के पास बहुमत और इसलिए अविश्वास प्रस्ताव भारत के अधीन आने के बाद विपक्ष का पहला बड़ा कदम धारणा की लड़ाई के रूप में अधिक देखा जा रहा है। क्या विपक्ष मजबूर कर सकता है मणिपुर पर बहस करेगी सरकार? सरकार ने कहा कि वह मणिपुर में बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बहस से भाग रही। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रस्ताव मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में सरकार पर हमला बोला और कहा कि सांसद में उनका अपमान किया गया है। लोकसभा में विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया गया है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में सरकार पर हमला बोला और कहा कि संसद में उनका अपमान किया गया है। खड़गे ने कहा कि जब मैं बोल रहा था तो मेरा माइक ऑफ कर दिया गया था, जो मेरा अपमान है और ये अपमान मेरे स्वाभिमान पर चोट है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कल मंगलवार जब सदन में मुझे बात करने की परमिशन मिली तो मैंने सोचा था कि अपनी बात रखने के लिए मौका मिल गया। सदन के सामने मैं अपने मुद्दों को रख रहा था, लेकिन मेरा माइक बंद कर दिया गया। माइक बंद करना मेरे विशेष अधिकार का उल्लंघन है और ये मेरा अपमान है। मेरे आत्मसम्मान को चैलेंज किया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोल रहे थे, जब सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि खड़गे जी आपके पीछे सांसद खड़े हैं। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे सांसद मेरे पीछे नहीं खड़े होंगे तो क्या पीएम मोदी के पीछे खड़े होंगे? इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ठहाके लगाने लगे। इसके बाद बीजेपी सांसद मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। सांसद के मानसून सत्र के 5वें दिन मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध जारी है। इस बीच कांग्रेस ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस के अलावा बीआरएस ने भी अलग से मणिपुर मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। बता दें कि विपक्ष लगातार पीएम मोदी को मणिपुर मुद्दे पर संसद में बयान देने की मांग कर रहा है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।